जब कल शाम को हमारा रुखसत होना होगा, दोपहर बाद सब अपने अपने जिनकी गाड़ियां होंगी जल्दी वो निकल जाएंगे और सबके दिमाग में एक सवाल आएगा कि करना क्या है। क्योंकि बहुत से लोग सबसे पहले यही पूछेंगे कि ठीक है भाई, बात बता दी, समस्या बता दी, सारी भड़क समझा दी, सब कुछ बता दिया, तो अब करा के। देखिए, आपको संदीप भाई ने भी बोला था और मैं भी आपको पहले बोल चुका हूं दोबारा से, ये लड़ाई आपकी अपनी रसोई से ही लड़ी जाएगी और वहीं से जीती जाएगी। आपके खेत से लड़ी जाएगी और वहीं से जीती जाएगी। आपके घर से और आपके गांव से ही जीती जाएगी। बाहर से कोई व्यक्ति इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। बाहर वाले तो कुछ मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो सवाल जवाब होते रहेंगे सरकारों से, वो बाद की बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक ही बात आती है कि ये लड़ाई आपको अपने स्तर पर जीतनी पड़ेगी। कल को फोर्स वैक्सीनेशन दोबारा से आए, आपके गांव में सीसीटीवी कैमरा लगने के लिए आए, आपके गांव में पुलिस की चौकी बनने के लिए आए, आपके गांव के अंदर पानी के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो गांव के जोहड़ की तालाब की सफाई के लिए आए, या आपके गांव में लॉकडाउन लगा करके या फिर से एक नया फरमान कोई जारी हो जाए, तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति आपके गांव को बचा सकता है? बचा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आपका सबसे पहला काम है अपने पड़ोस को मजबूत करना। हमने जो अपनी सहभागिता वाला जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको खत्म कर दिया, उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। तो आपको अगर ऐसा हो सके कि अपने पड़ोस को जाकर के जगाने का काम करना पड़े, तो मुझे लगता है यह करना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास 10 से 20 परिवार ऐसे होने चाहिए आपके अपने पास, जो किसी भी इमरजेंसी में कॉल करने के 15 मिनट के अंदर अंदर आपके घर की जगह पर पहुंचने की स्थिति में हो। मतलब पहली कंडीशन यह करनी है आपने, 10 से 20 परिवार आपके अपने, जिनको आप ये प्रॉमिस करो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम खड़े हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत हो तो आपको खड़ा होना है। ये प्रॉमिस हम एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि ये जो जेएसएम परिवार है, इसका साथी जो आ सकता है, हो सकता है वो 2 घंटे दूर बैठा हो, 3 घंटे दूर बैठा हो, तो संभव ना हो उसके लिए समय पर आपके लिए पहुंचना। तो पहले तो वो परिवार, अपना पड़ोस मजबूत करना है। ये सबसे पहला काम है आपका। इसमें आपको 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, सबसे पहले मिलकर के बात करो। जितनी बातें इस 2 दिन की यात्रा में सीखी हैं, इनको बता दो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बताओ और वो पैसे के जंजाल में इतना बुरी तरह से फंसा हो कि वो आपकी बात को सुनकर के कहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा है, तो बहुत दिन हो गए, कन दिन है, बहुत दिन हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडो इजराइल प्रोजेक्ट अपने गांव में आ चुका है। निर्मल सरोवर के नाम से आपके गांव में एक योजना आ गई है। किसके किसके गांव में आ चुकी है? अगर आपने देखा हो निर्मल सरोवर, इतने सारे लोग हैं जिनके गांव में निर्मल सरोवर आ चुका है। किस किस को पता है कि ये निर्मल सरोवर योजना क्या है? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट सिर्फ 8-10 लोगों को मालूम है जो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया, मैं उनके लिए दोबारा से बता देता हूं। सरकार का ये कहना है कि आपसे अपने जोहड़ की सफाई नहीं हो रही है, गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, इसीलिए इस जोहड़ की सफाई हम करेंगे, सरकार करेगी। अब चूंकि वो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा होना है कम से कम 1 करोड़ रुपया, मतलब 80 लाख तो कम से कम मान के चलिए। अगर छोटा सा कोई तालाब है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का बजट पास होगा और वो बजट कहीं गांव के सरपंच को ना मिल जाए, इसलिए सरपंचों की ताकत पहले कम की गई। ये ऐसा नहीं है कि सरपंचों की पावर को कम करना कोई
करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोकने का कोई तरीका हो, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल की उस कंपनी को लाना, कल भी मैंने एक बात बोली थी ना कि आप ये समझ लेना कि जब भी सरकार इजराइल की बड़ाई कर रही है, जब भी इजरायली कंपनी की बात करे, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की बात करे, तो समझो अंग्रेज आ रहे हैं, बस ये समझ लेना। अब इस समझने के बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा, वो लोग क्या करने वाले हैं पहले वो समझ लो, फिर आपने क्या करना है मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि ये जो बोर्ड है ये समस्या है, आपके पीछे दीवार पर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने में ये समस्या है, मैंने बता दिया कि यह समस्या है, और मैंने ये बता दिया कि ये यहां से और यहां से बंधा हुआ है। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या करना है समस्या दूर करने के लिए, मेरे को बताना पड़ेगा क्या? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं ना। जैसे अगर कोई ये कहे कि समस्या पे बात करते हो, अरे भाई समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं हम समस्या की जड़ तक समझाने की बात कर रहे हैं। आपको समस्या बता दी, वो कैसी दिखाई देती है वो बता दिया, और वो कैसी है सच में वो बता दिया, और उसकी जड़ कहां है वो बता दिया, इंप्लीमेंट कैसे हो रही है वो बता दिया। तो मेरे ख्याल से अब मुझे क्या जरूरत है बताने की इससे आगे बताने की जरूरत तो फिर इसलिए पड़ेगी कि मेरे को आपको अपने पीछे पीछे लगाना है, वो अपन करेंगे नहीं। वो जनता सरकार मोर्चा का पर्पस नहीं है कि भाई आओ भाई ये कर देंगे, मेरा साथ दो, मैं ऐसा बदल दूंगा, अपने बस की बात नहीं है भाई। हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करके दे रहे हैं, इससे अगले स्टेप पे जो होगा वो नेचुरली अपने आप होगा तो होगा। अब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, आपके जोहड़ का 2 करोड़ का बजट पास हुआ, वो पास होकर के वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें आई, साफ करके गई, जोहड़ के तालाब के आसपास जो है वो इंटरलॉकिंग वाली टाइलें, बढ़िया वाली घास, बच्चों के खेलने के ओपन खेलने का पार्क, फिर बड़े बुजुर्गों के लिए ओपन जिम, और फिर ताश खेलने के लिए वो पूरी छतरी सी टाइप का वहाँ बड़ा शेड। गजब लग रहा है देखने में, सुनने में आकर्षक लग रहा है, सुंदर लग रहा है कि यार इतना अच्छा है। मान लो वो बन जाए, छप जाए, छपने के बाद में अगर अखबार वाले गांव से पूछने के लिए आएंगे कि ताऊ बताओ कैसा रहा, क्या बताओगा फिर गांव का आदमी? गांव का आदमी ये कहो कमाल कर दिया यार सरकार ने, हमसे तो ऐसा जोड़ कभी बनना नहीं था, गजब हो गया, मौज होगी, ये हो गया वो हो गया। अखबार में छपेगा, पहले पन्ने के ऊपर सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों में छपेगा, सारे टीवी चैनल चलेंगे, सारे मीडिया के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलेंगे। वो चलने के बाद अचानक से गांव के गांव रेजोल्यूशन पास करके सरकार के पास भेजेंगे, मारे वाले जोड़ ने भी समारो, मारे वाले ने भी समारो, है ना जी। इधर से एप्लीकेशन लग जाएंगी, इधर से पास हो जाएगा, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उधर से पास कर देगी फरमान कि जी अब हम सब जोड़ों की खुदाई इसी प्रोजेक्ट के तहत करेंगे। और चल पड़ा। अब आपकी मर्जी से हुआ, अब वो वाला जोड़ जो है वो 6 महीने आगे चला गया, इस वाले प्रोसेस में 6 महीने लग गए सारे प्रोसेस में। तो 6 महीने में वहां बढ़िया पेड़ हो गए हैं, सब कुछ सुंदर हो गया है। बस वहां दिक्कत एक आई कि वह कंपनी बोली कि जी ये पैसे कमाने का कुछ साधन नहीं है हमारे पास। तो सरकार कहती है कि आप वहां पर झींगा और मछली पालन कर सकते हो। तो मछली पाल सके ना, जोड़ है, जोड़ में तो मछली पालन वैसे अभी भी आजकल भी तो होती है ना, आपके गांव में जोड़ है उसमें तो मछलियां का ठेका हुआ है। तो आपके लिए वो कोई नई बात तो है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बिल्कुल आप तैयार हैं उसके लिए, मेंटली आपको तैयार करके रखा हुआ है। तो आपका जोड़ में मछली पालन होने लग गया, मछलियां बिकने लगी, बाहर भी जाने लगी, वहीं झींगा भी पड़ा है, साथ के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट बन जाए तो वहां अगर खाने भी मिल जाए मच्छी तो क्या दिक्कत है, क्यों जी, मच्छी खाने को मिल जाए। फिर साथ में सरकार ने एक बड़ा इंतजाम किया हुआ है कि हर गांव में 2-2 ठेके की सुविधा तो ऑलरेडी दे रखी है। तीसरा ठेका जो है वो अगर उसके नजदीक ही हो, मतलब अब दारू पीने वाला आदमी जो गांव का है वो शाम को अगर पौवा लगा ले और उसको कहे यार एक मच्छी के गांव में जाओ और जाकर करका वहां दे रहा है, एक छोटी ही मछली रहा है, और वह फ्राई करी हुई मच्छी खावा है, तो उड़ा आके ना मान लो बाय चांस उन्हें सोचा है कि यार आड़ा ना यार तुम दारू पी के बाहर फिर दे रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। हमारा गांव का आदमी ये कहोगा ना, हम लोग जड़ तक नहीं जाया करते, हम क्या करते हैं जो सामने प्रॉब्लम दिख रही है सिर्फ उससे लड़ते हैं। हम सामने क्या दिखाई दे रहा है, अब
एक दारू पीने वाला आता है, ठेके से वहां आता है, वो मच्छी खाने के लिए आ रहा है, सीन देख रहा है, तो गांव के बड़े बुजुर्ग बैठ के समझदारी से बात कर रहे हैं, यार ये तरीका गलत है यार, इन्हें कहो यार और ये भी तरह खाने का जुगाड़ कर देना इनका पीण पान का। तो वहीं तालाब के बाहर ही अगर एक थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप से बन जाए, खाने का भी मिल जाए, एक आता भी मिल गया, ओडी दारू भी मिल जाए, अपना टेंशन खत्म भाई, ओडे जाओ पियो और खाओ और अपना। फिर ही नौजवान बालक भी हैं, उन्हें मच्छी खा के दारू पी के नोड़ा नाचना भी हो मान लो, तो डीजे की भी बार सुविधा है, म्यूजिक तो बज ही रहा है। क्योंकि जब इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी ने चालू किया है, तो कंपनी तो प्रॉफिट कमाएगी ना। आपके बस स्टैंड से कमा रही है ना, आपके रेलवे स्टेशन से कमा रही है, आपके एयरपोर्ट से कमा रही है, आपकी हर सरकारी जगह से पैसा कमाने के लिए चल रही है ना, तो वहां से भी तो कमाएगी ना कंपनी तो, क्यों जी। अब कंपनी आपके लिए दारू का इंतजाम कर दिया, मच्छी का कर दिया, डांस का कर दिया, डीजे का कर दिया, और फिर वही लोग फरमान करेंगे कि यार ऊपर 2 कमरे भी बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया, ऑलरेडी बने हुए हैं, रेस्ट हाउस तो बनाया ही था वो। फिर वहाँ आपके गांव के अंदर कितना व्यभिचार फैलने वाला है। आपके गांव को रंडी खाना बनाने की योजना है निर्मल सरोवर योजना, और ये आपके गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा सरकार का लग रहा है। आप में से किस किस को मालूम है कि आपके गांव के जोहड़ की जमीन अब पंचायत के नाम नहीं है, सरकार के नाम है। अब ये आपको जो बाकी के लोग हैं वो समझ लें, आपके गांव की जोहड़ की जमीन अब आपके गांव के पास नहीं है। गांव में जो सड़क, जो आपको बसों के पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है ना, लाल डोरा योजना में सबको मालिकाना हक, वो पर्पज असल में गांव की सामूहिक जमीन हथियाने का था। यानी अब आपकी जोड़ की, स्कूल की, बणी की, आपके जंगल की, शामलात की, गाय के चरान की, सब भूमि के ऊपर सरकार का कब्जा हो चुका है। सरकार ने रजिस्ट्री तो पक्का कर लिया है, कब्जे के लिए वहां पेड़ लगाने वाला प्रोसेस किस किस के गांव में चालू है, कोई पेड़ लगाना है, कोई बाड़ लगाने का, ये सब के गांव में चालू है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। जिस गांव में अब तक सरकार नहीं पहुंची है उसमें पहुंचने वाली है। यानी अब आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल नहीं बचे हैं, अपने डंगरों के लिए आपके पास अपना जोहड़ नहीं बचा है, आपकी गायें चरान के लिए भूमि नहीं बची है, डंगरों के अस्पताल के लिए या किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपके गांव के पास कोई जगह नहीं बची है। हर जगह सरकार अपने नाम ले चुकी है, और आपके स्कूल की जमीन आपके गांव की सबसे प्राइम लोकेशन पर है, अड्डे पे है ना, गांव के सबसे बाहर, सबसे गजब सड़क के ऊपर है। करोड़ों रुपए की जमीनों को ऊपर एफडीआई ला करके प्राइवेट कंपनियों को दिया जाना तय है, पहले से योजना बनी हुई है। आप देखते हैं इसको कैसे बचाते हैं। मैंने आपको यह बता दिया कि न्यू करनाड़ी है सरकार, जो कर चुकी है वो बता दिया, जो करने वाली है वो बता दिया। अगर अभी भी आप अपने गांव को जगा करके आप अपने गांव के लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो अब इसमें हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हम चुनिंदा लोग हैं, किस किस के गांव में जाएंगे। इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि अभी 3 दिन के लिए आए हो। आपके अंदर अगर भाषण की कला है, आपको अगर ये मालूम है कि आप गांव-गांव जाकर जगा सकते हैं, तो आप अगली ट्रेनिंग में आइए। 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा, पूरे लॉजिक के साथ, सिस्टम के साथ, टीम वर्क के साथ कैसे काम करना है, फिर हम उसके अंदर आपको बताएंगे, सिखाएंगे। जितना हमको समझ है, जितना हमारे को तजुर्बा है कि ये वाला पार्ट यहाँ के बाद अगला स्टेप ये होगा। क्योंकि अगर मान लो आप ऐसा कह दोगे कि हमारे गांव वाले तो मेरी बात सुनते ही नहीं, एक आदमी की ये दिक्कत हो सकती है और ये सबकी हो सकती है। कारण क्या है, आपका जितना नजदीकी रिश्ता होगा, गांव वाले उतना ही कम सुनेंगे आपकी बात। जैसे आप घर वाले आपके सबसे कम बात सुनते हैं, थोड़ा पड़ोस वाले थोड़ी ज्यादा सुन लेंगे और पड़ोस वाले थोड़ी ज्यादा सुन लेंगे। तो अब तरीका क्या है, आप सब लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है, सब एक दूसरे को जानने लग गए हैं। पूछ लो, तू भाषण दे देगा के, तू मेरे गांव में आकर समझा देगा, यही बात है। वीडियो देख कर दोबारा से नोट कर लो,
अपनी खुद की वीडियो की प्रैक्टिस कर लो, आप ये नोट जो मैंने टॉपिक आपको दिए हैं इनके ऊपर रिसर्च कर लो, आप अपनी जानकारी बढ़ा लो। जो भी जानकारी बढ़े, फिर एक काम शुरू कर दो कि आप मेरे गांव में आ जाओ और मैं आपके गांव में चला जाता हूं। बड़ा आसान है ना। एक दूसरे साथी को बोलो कि मेरे गांव में आप समझाने के लिए आओ और उसके गांव में आप देखना आपकी जो ताकत है वो रोज बढ़ेगी। इस पर रुकना नहीं है। बस आज आपने 5 लोग आए, मान लो आपने बुलाया 25 लोगों को और किसी को भी बुला लिया, साथी को अपने को, 25 लोग आए, उनको समझाने लगे, बहसबाजी होगी। बहसबाजी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके ऊपर सवाल उठ गया और सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो वहां से मैसेज कर दो ग्रुप के अंदर या हमारे पास कि भाई बलारा जी ऐसे ऐसे करके बात होगी, वहां यह सवाल पूछ लिया और मैंने इस सवाल का जवाब पता नहीं था, तो आप उसका जवाब दे देंगे, अगली बार के लिए वो जवाब तैयार हो गया। क्यों जी? और कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। जैसे कल विकास भाई ने शुरुआत में अपने वक्तव्य में एक बात कही कि भाई बिना टीचर की अपने को जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की अपने को जरूरत नहीं है। तो उस पे हमारे शास्त्री जी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि बिना गुरु के आपको कैसे ज्ञान हो गया। अब ये बिल्कुल जायज सवाल है। उनका जो कहने का मंतव्य था वो कुछ और था और वहां से जो सवाल है वो भी एकदम 100% जायज है। असल में वो क्या कह रहे हैं, देखो गुरु तो आप जिसको मान लो, जिससे सीख रहे हो वही गुरु हो गया। जिसको भी आप मान लोगे कि इससे सीखा है मैंने, वो गुरु है अपना। उसके बिना तो संभव ही नहीं है कि आप सीख लोगे कुछ उससे। दूसरे नंबर पे जो एक्चुअली जो मैं समझ पाया वहां से, मैं ये समझ रहा था कि अपनी बॉडी से बड़ा हीलर कोई नहीं। जो उनका मंतव्य था बेसिकली वो इस बॉडी पे जा रहे थे कि यदि आप अपने दिमाग को अगर दुरुस्त रखोगे तो आप अपने शरीर, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है, बाहर से डॉक्टर कभी ठीक नहीं करता है। अगर कोई दवाइयां आपको दी जाती हैं तो वो भी अंदर जा करके वही प्रोसेस चालू करती हैं कि बॉडी अपने आप को ठीक करे। इसी तरह से जब शिक्षक भी ये कहता है कि भाई मैं तो तुमको ये दे रहा हूं ज्ञान, तुमने इसके ऊपर स्वाध्याय करना है, तुमको इसमें से चीजों को खुद निकालना है। तरीका गुरु ही बताता है। हालांकि अब कई बार ऐसे इंटरप्रिटेशन हो जाती है, हम लोग उसको नहीं बता पाते, बोलने वाले आदमी से कई बार ऐसा भी हो जाता है। इसी तरह से आप जब गांव में जाएंगे, शुरू में हम लोगों को यह समझ में नहीं आता था। अब कई बार ना ऐसे गांव में चले गए जो जिसके बारे में हम बोलने लगे, सरकार के खिलाफ जब बोलने लगे, पहली लाइन में आ गए तो मोदी विरोधी है। भाई अभी आऊंगा, अगली 3-4 लाइनों में दूसरी पार्टी भी आवेगी, बोला ना 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 तू तो देशद्रोही है, लेबल लाके आगे सुना ही नहीं। ऐसे बहुत बार खाली हाथ भी लौटे हैं हम कई गांवों से। शुरू में नहीं, हमें अगले सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसे कुछ गांव तो ऐसे लेबल्ड थे कि ये तो बिल्कुल सरकार के ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ेगा, वो भी आपको करना पड़ेगा। फिर एक कैलकुलेशन है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट कर लो। ये कैलकुलेशन आपको कल काम आने वाली है। इसके ऊपर आपने आज चर्चा करनी है खूब बैठ करके अपने साथियों के साथ, क्योंकि ये चर्चा आने वाले वक्त में आपको बहुत मदद करने वाली है। ये कैलकुलेशन आपको बड़ी मदद करेगी। कैलकुलेशन ये है जो अभी थोड़ी देर पहले अक्षय ने आपको एक कैलकुलेशन दी थी थोड़ी सी, कि कितना कर्जा है और टोटल हमारे पास किसानों के ऊपर कितना कर्जा है, और यदि उसकी एमएसपी का बकाया ही मिल जाए तो तब हम लोग कितना आगे निकल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एक एडिशन में 2-3 लाइन ऐड करो। 1970 में गेहूं का जो भाव है वो 50 रुपए प्रति क्विंटल है। जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1970 में गेहूं का जो भाव है वो 50 रुपए प्रति क्विंटल है। आज का जो भाव है वो कितना है? हाजी 2200, हम 2500 मान लेते हैं, हम 2500 मान लेते हैं।
50 रुपए प्रति क्विंटल है और अब हो गया 2500 रुपए प्रति क्विंटल। तो कितने गुना हो गया? कितने गुना? 50 गुना अब गेहूं का एमएसपी है, गेहूं का भाव है जो किसान को मिलता है। तो किसान को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जल्दी बताइए। किसान को 1970 के मुकाबले फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। चलिए अब इसी कैलकुलेशन को दूसरे एंगल से लेते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको कल बताया था और मैं आज भी आपको बोल चुका हूं, रुपया की कीमत तय होती है उसकी परचेजिंग पावर से, वो कितना सामान खरीद सकता है उससे। समझ गए? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। गेहूं का भाव था 50 रुपए प्रति क्विंटल। उसी टाइम पे सोने का भाव 1970 में 184 रुपए प्रति तोला, तोला नहीं बल्कि 10 ग्राम मान के चलो, तोला रहने दो, तोले तो 11.664 ग्राम होता है। 10 ग्राम सोने का जो भाव है उस टाइम पे वो 184 रुपया है। समझ गए? यानी 1 ग्राम सोना आता है 18.4 रुपए का, 18 रुपए 40 पैसे का। तो इस प्रकार से 1 क्विंटल गेहूं बेचा तो किसान को 2.717 ग्राम सोना मिला। कितना मिला? 2.717 ग्राम सोना। भाई 18 रुपए प्रति ग्राम है ना, तो 50 रुपए में कितना मिला? 2.7, 18 3 54 है ना, तो 3.5 ग्राम सोना मिल गया। ठीक है जी। अब हम 2022 में आ जाते हैं। आपने 2500 बोला था, मैं असल रेट बता देता हूं। 2022 का असल रेट था गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल, 2125 रुपए प्रति क्विंटल। और 2022 में सोने का भाव है 51,640 रुपए प्रति 10 ग्राम। 10 ग्राम सोने का भाव है 51,640 रुपए। तो इस हिसाब से 1 ग्राम का भाव हो गया 5,164 रुपए। यही 1 ग्राम कितने का मिल रहा था उस टाइम पे? 18.4 रुपए का। तो आपके पास 2.717 ग्राम। भाई अब मैं ये कह रहा हूं, आप समझिए जरा, गेहूं का भाव जिस हिसाब से बढ़ेगा, सोना क्योंकि स्थिरांक है, सोना रुपया हमारा स्थिरांक है, तो सोना जितना मिल रहा है किसान को उस टाइम पर, उतना ही सोना यदि आज मिलने लग जाए तो। भाई 1 क्विंटल गेहूं बेच के पहले कितना मिलता था? 3.25 ग्राम सोना। तो ईब किसान ये कहता है कि मैंने 1 क्विंटल गेहूं का 3.25 ग्राम सोना दे दे बस। गलत मांग तो नहीं है उसकी? सेम चीज दे रहे थे आप उस टाइम पे भी, इतनी चीज दे रहे थे, इतनी चीज मेरे को दे दो। तो आज 3.25 ग्राम सोने की कीमत है 14,030 रुपया। 14,030 रुपया। और कितना मिल रहा है उसको 1 क्विंटल का? 2,125 रुपया। तो फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है? यानी जिस हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस की गई, उसके 1 क्विंटल गेहूं का जो वैल्यू है वो 14,030 रुपए होना चाहिए था, वो आज 2125 रुपए हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए किसान के साथ कितने सालों से कितनी बड़ी ठगी हो रही है। ये एक कैलकुलेशन है जो आपको कल काम आएगी, या कल किसी से बात करोगे तो काम आएगी। अगर आपके पास पुराना कोई रेट हो, कपास का रेट हो, कितनी कपास में कितना सोना आता था, 1 क्विंटल कपास बेच के कितना सोना आता था, और आज 1 क्विंटल कपास बेच के कितना सोना आता है। या फिर आज 1 क्विंटल कपास में उतना ही सोना अगर 1 क्विंटल कपास में मिले तो कपास का भाव क्या होना चाहिए उसका। मैं सोना और रुपए को क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि हमारा रुपया के बराबर सोना आरबीआई के पास जमा है, ये तो सबको मालूम है ना। भाई जितने नोट छापती है उतना रुपया आरबीआई के पास है, तो सोना ही है हमारा, तो सोने में ही हमारी वैल्यू होती है। ये आपको याद रखना है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे।
आज की चर्चा का जो अगला बिंदु है वो ये है कि आप जब गांव में बात करने के लिए जाओगे या शहर में बात करने के लिए जाओगे तो आपके पास उस तबके के लिए मैटर होना चाहिए जिस तबके के लोग से आप बात कर रहे हो। आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आपको उनके लिए मैटर होना चाहिए। आप दुकानदार से बात कर रहे हो और बात किसान की करोगे तो कोई सी काम की नहीं है। दुकानदार से बात दुकानदार की करोगे, किसान से बात किसान की करोगे, नौकरी वाले से बात नौकरी वाले की करोगे। केवल तभी संभव है कि आप उसकी बात समझो या वो आपकी बात को समझे। स्टूडेंट की बात मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं। मोबाइल का इशू, नंबरों का इशू, रट्टे का इशू, नौकरी का इशू, पोजीशंस का इशू, ये सब मालूम है। इसके ऊपर लंबी चर्चा हो चुकी है। अपने पास 0.1% से लेकर 0.01% तक ही सक्सेस रेट है नौकरी का, तो ये तो छोड़ ही दीजिए नौकरी का। तो बाकी के 4 तबकों पे आते हैं। किसी भी गांव में जाओगे आपको 4 तबकों से डील करना पड़ेगा। पहला तबका किसान है, दूसरा तबका व्यापारी है यानी दुकानदार है, मिस्त्री, तीसरा तबका आपका नौकरी करने वाला है, और चौथा तबका गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, रोज की दिहाड़ी करता है और जो राशन कोटे से ले रहा है। ये 4 ही तबके हैं जी। 5वां कोई और है क्या? राजमिस्त्री है, वो भी दुकानदार में आ जाएगा। गाड़ियों का मिस्त्री है, वो भी दुकानदार में आ जाएगा। व्यापारी है, कोई सामान लेके बेच रहा है, वो भी दुकानदार में आ जाएगा। अब चारों तबकों की बर्बादी की कहानी सुनिए एक एक करके। किसान की बर्बादी की कहानी बतानी पड़ेगी मुझे। सुबह सारा डिस्कशन हो चुका है ना, रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। दुकानदार की बर्बादी की कहानी की दौर, ये आपको मालूम है, असल में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से। मालूम जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको ओहो हाँ वो ऐसे ही हो रहा भाई। दुकानदार के पास जाओगे, थर्मस बोतल लेनी है, चप्पल लेनी है, जूता लेना है, पेन लेना है, कॉपी लेनी है। वो आपको जो सामान बोलेगा कि ये 1000 रुपए का है या 1100 रुपए का है, आप फटाक से गूगल पर सर्च करो या अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर सर्च करो तो आपको वो ई ट्रेडिंग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर सस्ता मिलेगा वही चीज़। उसी कंपनी की रेडियो लेनी है, मोबाइल लेना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा कि ऑफलाइन सस्ता मिलेगा? ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। उसका वो कारण क्या बताते हैं कि वहां हम कंपनी से सीधा ले आते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर जींद में मुझे कोई ऑर्डर करना है तो कंपनी की सेटिंग है जींद के ही दुकानदार के साथ। जींद के दुकान, जैसे ही मैं ऑर्डर लिखूंगा कि मुझे जींद में ये मोबाइल चाहिए, फटाक से वो सर्च करेंगे कि जींद के कितने डीलरों के साथ हमारी सेटिंग है। उतने डीलरों के पास मैसेज चला जाएगा एक क्लिक से। उनमें से जो सबसे पहले जवाब दे देगा कि ये इतने रुपए का है, फिर दूसरा देगा इतने रुपए का दूंगा मैं, तीसरा देगा इतने रुपए का, तो वो कंपनी अपने आप मालिक को मैसेज चला जाएगा इतने रुपए का मोबाइल है, 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। आपने जैसे ही पैसा दिया, डिलीवरी उधर से डन हुई, दुकानदार पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। गांव के गांव, शहर के शहर में, मतलब जींद के जींद में डिलीवरी अगले दिन आ जाएगी आपकी। वो गांव इसी शहर का दुकानदार। अब उसी दुकानदार के पास जाओ आप, वही मोबाइल लेने के लिए आपको 200 रुपये महंगा देगा। एक तो टाइम खराब करा, मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा के उसके दुकान पे गए, वो खर्चा हुआ अलग से, और फिर भी महंगा मिला। ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो कंपनी है जिसको हम सो कॉल्ड कंपनी, ऑनलाइन कंपनी कहते हैं, उस कंपनी को भारत सरकार ने बिजनेस करने के लिए, और भारत के साथ साथ स्टेट की सरकार ने बिजनेस करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दे रखा है। तो वो अगर हर चीज पे 500 रुपए भी अगर कम दे देगी या 200 रुपए 100 रुपए कम दे देगी, मुझे नहीं लगता उसको कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है क्या? अब मान लो वो आपको दिवाली पर, नए साल पर, बैसाखी पर, दशहरे पर, हर किसी नए इवेंट पर यदि वो आपको कह दे बम्पर बोनांजा, सेल का बाप की सेल, कुछ भी चालू कर दे वो, मतलब कुछ भी कह करके वो सेल 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 करके आपके घर पे चिट्ठी आए, पैम्फलेट आए, अखबार में भी आए, फिर मोबाइल में भी आने लग जाए, फिर आपका हर टाइम दिखा, न्यूज सोचो यार सस्ती मिलने लग रही, ले ही लो, इतनी सस्ती मिल रही ले ही लो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
आप उस सामान को जब ऑनलाइन ट्राई करते हो, दुकानदार से चीनी महंगी, ऑनलाइन सस्ती, आपने क्लिक किया, ऑर्डर उसी दुकानदार के पास आएगा, आपका पड़ोस वाले दुकानदार के पास, वो पड़ोस वाला दुकानदार आपके घर दे के आएगा। अचरज मान जाएंगे कि यार मैं जब लेने गया था जब तो महंगी देवे था। तो उन्होंने कहा होगा कि ये जो प्रॉफिट है ना बाकी का, ये कंपनी दे रही है मेरे को, जो ऑनलाइन वाली है। अभी आपने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ दिनों से सरकार ने एक पूरा मिशन चलाया हुआ है जबरदस्त वाला, कि आपके रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकानदार, कचरे वाले, आपके घर में सर्विस देने वाले, जो भी दुकानदार है, छोटा हो बड़ा हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग। मालूम है आपको? किस किस को मालूम है ये बात कि वो कर रहे हैं? जिस जो भी दुकानदारों से आप डील करते हो सबको मालूम है कि वो आपके छोटे से छोटे दुकानदार की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार रिलायंस के साथ डील करने से मना कर रहा है तो वो उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे। जो रिटेल में आ गया ना रिलायंस, रिटेल का मतलब है कि आपके घर का ब्रेड का पैकेट भी आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। देगा वही दुकानदार पड़ोस वाला ही, लेकिन वह आपको कैश देगा तो महंगा देगा और ऑनलाइन लोगे तो सस्ता देगा वही दुकानदार। समझ रहे हैं फिर खेल, या नहीं समझ में आया बात आपको? अब मान लीजिए आपको धीरे धीरे साल में, 2 साल में, 5 साल में आदत पड़ गई ये सोचने की कि ऑनलाइन सस्ता आता है, और आपका पड़ोसी दुकानदार को 5 साल में पता लग गया, ना दुकान का किराया निकलता, ना कोई काम होता, ना कोई प्रॉफिट होता, ऐसी तैसी सरकारों ने, कंपनियों ने कर रखी है, ना कंपनी कोई प्रॉफिट देती, इस तब या तो दुकान सरेंडर कर दिया, वो रिलायंस को ही सरेंडर कर देगा। ठीक जी, आपकी दुकान का रिटेल हो गया, फिर स्टोर बन जाएगा, हर हित स्टोर। सुना किसी ने नाम? हर हित स्टोर, ये यही है। आपको वो ब्रांडेड आइटम, अभी आपको क्या कह रहे हैं खच्चर साहब, कि भाई चमड़े की जबान फिसल जाती कई बार, वो आपको क्या कहते हैं कि हम आपके लोकल बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए हर हित स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन असल में तो प्रोडक्ट्स कंपनी के बिक रहे हैं और प्रॉफिट तो कंपनी को जा रहा है। जो बच्चा उसको खोल रहा है उसको तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, बड़ा प्रॉफिट, उसको तो परसेंटेज मिलता है काम करने की दिहाड़ी का, जैसे कि बड़े बड़े स्टोरों पे मिलता है। एनी हाउ, अब आपके पास बड़े स्टोर उनके हो गए, छोटे स्टोर उनके हो गए। सप्लाई चेन के लिए इन्होंने यहां झज्जर के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, यह बताना जरूरी है, कदे किसी का न्यू लाग गया भाई मैं मौजूदा सरकार का ही खिलाफत कर रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12,000 एकड़ जमीन जबरदस्ती किसानों से लेकर के अमेजन के और फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े वेयरहाउस बना रखे हैं, जहां बड़े बड़े ट्रकों से लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है। आपने अगर देखा हो तो एमईटी रिलायंस, अल्ले यो ही चल रहा है। इतने बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है वहां कि आपको पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई चेन का काम वहां ट्रक से चलेगा, यानी वहां ट्रक भरेगा और खाली होता होता जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, एलिवेटेड, जिस पर किसान की गाड़ी नहीं जा सकती, किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, किसान की बुग्गी नहीं जा सकती, उसका साइकिल नहीं जा सकता, उसकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। पता होगा ना, 152D एक एग्जाम्पल है आपके नजदीक में सबसे बढ़िया। वहां किसान का कोई भी साधन नहीं जा सकता, केवल अमीर लोगों के लिए। वो बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए, वो जो इतने बड़े बड़े वो बनाए हैं ना घुमाण है, जब हम घूमते हैं मोड़ कभी छोटे नहीं है ना मोड़। हमारी गाड़ियों को इतना लंबा मोड़ चाहिए क्या? लेकिन अगर वो इतना लंबा ट्रक हो वहां से वहां तक, उनको चाहिए वो इतना बड़ा मोड़। वो आएंगे अभी, वो जिस दिन दिखने लगे उस दिन कहना हो तेरे की कद बता दिया था। और मैं तो कई साल तक कहने लग रहा हूं कि वो आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। और धरती का सीना फाड़ कर आएंगे। और वो अब कंटेनर हो गए। अगर जहां पर रोड की सुविधा नहीं है
उसके लिए जो ट्रेन का ट्रैक पैरेलल में था, उसके जो पहले था उसके पैरेलल में ही एक एलिवेटेड ट्रैक भी बन रहा है, जहां अगर आप बैठ जाओ, आपका गांव अगर उसके नजदीक हो, किसी का गांव अगर ऐसी किसी ट्रैक के नजदीक हो, तो आप वहां पूरा दिन अगर ट्रेनों की संख्या देखोगे तो 10 में से 9 ट्रेन केवल और केवल कंटेनर्स की होती हैं, और डबल कंटेनर्स की होती हैं। डबल, एक कंटेनर पर दूसरा कंटेनर, जो बड़े बड़े पोर्ट से आते हैं। किसी का है नजदीक में घर, गांव, किसी का देखता हो ऐसा होता है? सिर्फ और सिर्फ अडानी अडानी अडानी, सारी ट्रेन उस पर अडानी की चल रही हैं। यानी कि ये जो डायमंड बनाया था, चतुर्भुज बनाया था ना, एक पूरे स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अटल बिहारी वाजपेयी का प्लान था पूरे इंडिया को ऐसे जोड़ते हुए। मैं जो इसलिए बार बार कह रहा हूं, ऊपर तो चालू होगा न्यून 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 और न्यून, पूरा ये चारों सिरे कौन से हैं? ऊपर J&K से चल करके इधर गुजरात का पोर्ट, इधर पश्चिमी बंगाल का पोर्ट, इधर नीचे कन्याकुमारी का पोर्ट, और वो सारा पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए। यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल में है, पूरे भारत को डिवाइड करते हुए एलिवेटेड हाईवेज का पूरा जाल बिछ रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां भी हम जा रहे हैं पूरे भारत में, हर स्टेट को ऐसे काटा जा रहा है। मतलब रोड ही रोड, रोड ही रोड, केवल केवल एलिवेटेड रोड, छोटे रोडों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है, और ये सारा का सारा गेम सिर्फ लॉकडाउन में चालू हुआ है। इसके लिए आपने पैसा दिया क्या? आपसे परमिशन ली क्या? आपको इसकी जरूरत है क्या? अगर जिस व्यवस्था की जनता सरकार मोर्चा बात करता है, उस व्यवस्था में रोड की जरूरत नहीं है, सीमेंट की जरूरत नहीं है। उस व्यवस्था के अंदर हमको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो प्रदूषण फैलाती है। और ये सीमेंटेड हाईवेज जो बन रहे हैं, कोल तार का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं, खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं, जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन करके किसानों को दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि आपके पास जमीनें बचने वाली हैं? आपके जींद और कैथल के एरिया में, आप ही के गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने खेतों के अंदर 30-30 फुट के खड्डे बनवा लिए माटी बेच बेच के। देखे आपने किसी के गांव में? है ना? अब वहां कोई फसल होने वाले की गुंजाइश नहीं है। उनको यह लगता था कि हम तो पहले से ही लोन पे थे, बर्बाद तो होने ही थे, जमीन तो जानी थी, माटी बेच कर और 2-4 साल काट लें। 2-4 साल नहीं निकला करते, बिना मेहनत का पैसा जब आएगा वो ऐसे ही निकल के जाएगा, सब कुछ साथ लेके जाएगा, परिवार को भी लेके जाएगा, सारी सुख चैन को भी लेके जाएगा, भाईचारे को भी लेके जाएगा, वो लेके जाएगा ही जाएगा। तो यो दुकानदारों का खेल है जी, मिस्त्रियों का खेल था। दुकानदार बच जाएंगे क्या इससे? किसी भी हालत में बचने वाले नहीं हैं। आपका बिजनेस यदि इनके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करता, इनका प्रोपेगेंडा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, दवाई, फार्मा, फार्मा तो दवाई हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया और फार्मा हो गया, और फूड। ये 4 बिजनेस हैं जो सिर्फ चलेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बर्बाद होना तय है। आप गाड़ियां संवारते हो, आने वाली गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक होंगी, मिस्त्री का कोई काम नहीं। आप राजमिस्त्री हो, आपका शरीर ऑलरेडी घुटने जवाब दे चुका है, शरीर काम करता ही नहीं, ऑटोमेटेड मशीनें आ चुकी हैं। आप सड़क बनाने के लिए मिस्त्रियों की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा ना, मैंने वो वीडियो बनाई थी, अभी मैं मुंबई गया था, तो मुंबई के अंदर घुटनों का ट्रांसप्लांट और सर्जरी जो है वो रोबोट करने लग चुका है। समझे? मतलब क्या हो गया? डॉक्टर की जरूरत नहीं है उनको। सूरत में पहला रेस्टोरेंट बन चुका है जहां एक भी आदमी काम नहीं करता। आप जाओगे, नमस्ते भी रोबोट करेगा,
बैठोगे, आपकी कुर्सी सरकाएगा, फिर आपको बिठाएगा, फिर आपसे ऑर्डर लेगा, फिर वो ऑर्डर वहां देगा, खाना भी रोबोट बनाएगा, सर्विस भी रोबोट देगा और बिल भी रोबोट काटेगा। आपको एक सिंगल आदमी नहीं दिखेगा। ये ऑलरेडी काम कर रहा है। अस्पताल के अंदर आप जाओगे, आपने अपना अंगूठा रखा, अंगूठा रखते ही आधार कार्ड बता देता है ना आपका किसका अंगूठा है। सबके अंगूठे अलग हैं, आपने अंगूठा रखा, वेलकम देवेंद्र बल्हारा, आप काफी दिनों बाद बीमार हुए अभी आपको सिर दर्द है तो एक दवाइए, पैरों में दर्द है तो 2 दवाइए। वो हिस्ट्री उनके पास पूरी पड़ी हुई है कि कौन सी बीमारी हो सका है, इसका उस कैलकुलेशन कर दे। अदर्स के लिए वो दवाइए, नहीं तो लिख दीजिए, वो लिख देगा। इसके लिए आप रूम नंबर 7 में जाइए। रूम नंबर 7 में गए, दरवाजे का ताला लग रहा है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है, हो चुका है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल हो चुका है। उन लोगों को सिर्फ ये बात देखना है कि इस देश के लोग कब तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। दरवाजे के बाहर ही फिर से उंगली रखो, वेलकम देवेंद्र बल्हारा, आपका ब्लड टेस्ट के लिए आपका स्वागत है। इस कुर्सी के इस बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ गया, यहाँ हाथ रख लीजिए, रख लिया, वहाँ से एक सुई आएगी, वो आपका ब्लड लेगी और ले चली जाएगी। ठीक, उसके बाद में वो ब्लड की रिपोर्ट आ जाएगी। कमरा नंबर 8 में जा करके अपनी रिपोर्ट ले लो। कमरा नंबर 8 में गए, उतनी देर में रिपोर्ट आई पागी। रिपोर्ट के बाद वो कहा कि दवाई जा करके बाहर ATM है दवाइयों का, वहां जाके आप अंगूठा लगाओ, जो ब्लड की रिपोर्ट बताती है उसके हिसाब की दवाई लिख आवेंगी। आपका अंगूठा पहले ही आ चुका है, जिस खाते में आपका कनेक्शन था उस खाते से उसके पैसे कट जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना। ब्लड टेस्ट देख के डॉक्टर रिपोर्ट दिया करें ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे काम कर चुकी है, ऑलरेडी कर चुकी है। ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको रूम नंबर 15 ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाइए, वहां जाकर के बेड पर लेट जाइए। वो बेड अपने आप सरक के न वहां अंदर चला जाएगा, वो आपकी पट्टी पुट्टी बांध देगा, एनेस्थीसिया देना एनेस्थीसिया, CT स्कैन करना CT स्कैन, जिस नस को अटैच करना, जिस नस को ठीक करना, जिस भी हड्डी को ठीक करना, वो ऑलरेडी उसके अंदर स्कैंड है। आप जैसे ही जाओगे आपकी पूरी बॉडी का जो उसने ऑपरेशन करना है ऑलरेडी वो करके आपको वापस बाहर छोड़ देगा। ये प्रैक्टिकली हो रहा है। जरूरी है जी वो ठीक ही करेगा, खराब भी कर सकता है क्या? भाई हुए तो न्यू को हम ठीक करांगे, बाकी आप जानो। तो वो जो सूरत वाला रेस्टोरेंट के करेगा कमरे में रखिए 104 कुछ नहीं चाहिए जी, पानी पीना हो आप बस बटन दबाओ, आपके पास हाजिर हो जाएगा जी। अर्जे किसे मशीन ने गलती कर दी तो वकील भी रोबोटिक आ चुके हैं, जज भी। पढ़ी होगी खबर पीछे सी, 6 महीने पहले खबर आई थी कि कोर्ट में वकील की और जज की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप सारे कानून पढ़ के अपने बता देगी गलती किसकी है। अभी इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपके हर काम को रिकॉर्ड कर रही है, हर जज की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर रही है। और वो अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में ही बोलो, तो वो क्या कर रही है कि वकालत कैसे हो रही है वो उसको देख रही है। मशीन लर्निंग इसी को बोलते हैं। मशीन सीखने लग रही है कि अगर वकील ऐसे बोले तो जज ने न्यू बोला, जज न्यू बोला तो वकील ने न्यू करा। उसके बाद फिर वो सीखने लग रही है, फिर अपने आप जब तैयार हो जाएगी जी, सारे सिलेबस तैयार हो जाएगा उसका, हो गया तैयार, चलो जज आगे जरूरत नहीं, ना डॉक्टर की जरूरत ना मशीन ना। अभी जितनी गाड़ियां आपकी बन रही हैं, नहीं बेरोजगार नहीं हो गया आप ना, आपको 7,000 रुपये 6,000 रुपये महीने की तो वकालत सारे करने लग रहे हैं। 6,000 रुपये नहीं आएंगे, वो 6,000 डिजिट आएंगी आपके खाते में, जो ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, और उसका नाम हो जाएगा सोशल क्रेडिट स्कोर। वो कैसे होगा, अगर आपने कोई एंटी सोशल काम किया है तो आपके पॉइंट घट जाएंगे, आपने कोई सोशल काम किया है तो पॉइंट बढ़ जाएंगे। आपने पेड़ लगाया आपको 10 रुपए मिल गए, मतलब 10 पॉइंट मिल गए। आपने पेड़ काट दिया आपके 50 रुपए कट गए। लॉकडाउन में बाहर गए आपके 100 रुपए कट गए। आप घर आ रहे, आपने 1 रुपया कमा लिया या 2 रुपए कमा लिए, उस हिसाब से वो आपका क्रेडिट स्कोर होता है। अभी चाइना के अंदर 6 महीने पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक बुजुर्ग बाथरूम करने के लिए गया,
बाथरूम के बाहर वो स्कैनर लगा था, उसने मोबाइल निकाल के अपना वो स्कैन किया, यूपीआई कोड, उसने देखा, अरे लाल हो गया वो, तो लाल का मतलब वो आदमी कभी सरकार के खिलाफ बोला होगा, उसके लिए दरवाजा नहीं खुला बाथरूम का, उसको टॉयलेट नहीं करने दिया गया, घसीट घसीट कर सिक्योरिटी वाले बाहर फेंक के आए कि यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द टॉयलेट। यही काम इन्होंने साल भर पहले आपकी टेस्टिंग करके किया था। बस में नहीं चढ़ने देंगे। झज्जर में एक बुजुर्ग को बस में चढ़े हुए को उतारा था कि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया था, याद है ना? वीडियो वायरल हुई थी। किस किसने देखी थी वीडियो? वो है कोई जिसने देखी हो? लठ लगते देखे वो अलग बात थी। ये मैं सिर्फ कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि जो चाइना में पिछले 10 सालों से हो रहा है प्रैक्टिकल, वो अपने देश में पीछे लॉकडाउन में सरकारों ने करके देखा है। डबल वैक्सीन नहीं लगी थी, कामाख्या मंदिर में एंट्री नहीं करने दी किसी मंदिर में एंट्री नहीं करने दी। अभी लोगों को यह लगता है कि हमारी सरकार एक नया लॉलीपॉप हमको देने वाली है जिसका नाम है यूनिवर्सल सिविल कोड। अब लोगों को यह लगता है कि यह समान नागरिक संहिता है। इसमें सरकार आपको क्या बताएगी कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और मुसलमानों का एक्ट और फलाने का एक्ट और ढिमके का एक्ट, उसमें सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, हर नागरिक समान हो जाएगा। सरकार तो ऐसे बताएगी, लेकिन सरकार आपको यह नहीं बताएगी कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम और वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन हेल्थ, वन राशन कार्ड, वन वोटर कार्ड, वन आधार कार्ड, वन प्रॉपर्टी आईडी, वन हेल्थ आईडी, वन 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 चल रहा है ना कितने दिनों से, वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हिस्सा है। पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म होगा जिसका नाम होगा क्रिस्लाम। इजराइलियों का क्रिश्चियन, वहां से क्रिश्चियन उठाया और इस्लाम से इस्लाम उठाया, क्रिस्लाम। लेकिन ये तो यहूदी हैं। यहूदी हैं, यहूदियों का ही गेम है। इन लोग अपना धर्म का नाम ही रखेगा। यहूदियों का, इनका कोई धर्म नहीं है, शैतान के पुजारी हैं ये लोग। ये कहने को यहूदी नजर आते हैं आपको, जो मैंने आपको कल बताया था। इनका कोई धर्म नहीं है। इनका एक ही धर्म है कि हर आदमी को काबू करना है। जो पेपल बुल 1492 में इन लोगों ने जारी किया था, तीसरा पेपल बुल जो पोप ने जारी किया था वेटिकन सिटी से, जिसको लेके इजरायली चले थे और बाद में अंग्रेजों को दे करके यहां भेजा था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया की आत्माएं हमारी गुलाम हैं और उनको गुलाम रखने का हमको अधिकार है, उनको प्रताड़ित करने का हमको अधिकार है, उनको बेचने का, उनको खरीदने का हमको अधिकार है। ये वो पेपल बुल है जो मैं आपको कल बता रहा था, आज ही बता रहा था कि 28 दिन का नोटिस अगर मैं आपको देता हूं, आज अगर कोई नोटिस देता हूं, लीगल नोटिस या फिर कोई एफिडेविट पे कोई नोटिस, तो 28 दिन तक यदि आप उसको जवाब नहीं देते हो तो मेरी बात को सत्य मान लिया जाएगा। ये बात पूरे वर्ल्ड के लिए लागू है, यूनिवर्सल लॉ के अंदर ये लागू है। यूनिवर्सल लॉ ऐसा बोलता है कि जब पेपल बुल के जरिए वेटिकन सिटी के पोप ने बोला कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा धर्म लागू होगा और हमें अपने धर्म का ही प्रचार करना है और हमको ही इस देश के लोगों, इस दुनिया के लोगों को काबू करना है और इनकी आत्माओं के ऊपर काबू करना है, तो जब किसी देश ने 28 दिन तक कोई विरोध दर्ज नहीं कराया तो वो पूरी दुनिया का नियम बन गया। उस नियम को दिखा दिखा कर ही भारतीयों के ऊपर, एशियंस के ऊपर, मतलब सभी एशियंस, पूरे एशिया के ऊपर और पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर यूरोपियंस ने सारा का सारा अत्याचार करने का काम किया था। वो कागज का टुकड़ा ही था। इस कागज के टुकड़े को चैलेंज किया अभी पीछे 2015 में एलिजाबेथ ने, जो नॉर्वे की लेडी थी, जिसने कहा कि मैं एक स्वतंत्र आइडेंटिटी हूं, मुझे कोई दुनिया की ताकत गुलाम कैसे बना सकती है, बल्कि यूनिवर्सल लॉ यह कहता है कि इस धरती पर पैदा होने वाले हर जीव का बराबर अधिकार इस धरती पर है।
तो इस धरती की इतनी प्रॉपर्टी है, इसके इतने लोग रहते हैं, उस हिसाब से मैं सरकारों का सिक्योर्ड पार्टी क्रेडिटर हूं। यह कह करके उसने अपना वो कहा कि मैं अपनी मूवमेंट का खुद मिनिस्टर हूं। मिनिस्टर इमोवेन बोला उसने अपने आप को, मिनिस्टर इमोवेन, मतलब मैं अपनी मूवमेंट का खुद मिनिस्टर, मैं खुद देखूंगा इसका। और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया की इस पॉप के इस चैलेंज किया। पॉप को मालूम था कि तुम अगर बोलोगे तो फंसोगे, उन्होंने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और उसके बाद से वो पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए और फिर यूनिवर्सल लॉ वाले चल पड़े। लेकिन गलती क्या कर गए? वही गलती जो कहीं हम आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा के केस में ना कर जाएं। गलती यही हुई कि मिनिस्टर ओमोवन जब का कॉन्सेप्ट जब एलिजाबेथ ने दिया तो एलिजाबेथ ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी स्टार्ट कर दी। मतलब एक कागज के टुकड़े से मुक्ति देकर उसने अपना कागज का टुकड़ा देना स्टार्ट कर दिया और फिर लोग उसके गुलाम होने शुरू हो गए। 5,000 रुपए दे करके मेंबरशिप देनी स्टार्ट कर दी पूरी दुनिया में। फिर जैसे ही ये पता लगा, क्योंकि ये मालूम है उनको, जो शैतान की पूजा करते हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, उनको ये मालूम है आदमी को पावर का और पैसे का इतना सा भी लालच हुआ, वो आदमी मुक्त हो ही नहीं सकता उनसे। समझे ना? मतलब आपकी गुलामी आप ही के दिमाग से अंदर है। यानी आपको इतनी सी भी महत्वाकांक्षा हो गई ना, मुझे ये अचीव करना है, फंस गया। उनसे मुक्ति का केवल एक ही तरीका है, हमको मालूम है कि ये आएगा दिमाग के अंदर, इच्छा भी आएगी, अहंकार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, लालच भी आएगा, महत्वाकांक्षा भी जागेगी। इतने सारे लोग देखकर अंदर का एमएलए भी जागेगा, मुख्यमंत्री भी जागेगा। ये पता है कि अंदर से आ रहा है, उसी टाइम आपको समझ जाना है कि वहीं जा रहे हैं हम। यही रास्ता है बस बचने का, कि हमको जो भी समाज के लिए करना है ये सोचे बिना करना है कि हमको इसके बदले में क्या मिलने वाला है। ये केवल इसलिए करना है क्योंकि हमको लगता है कि ये करना चाहिए, बस। समझे ना? ये इसलिए भी नहीं करना। कई बार हम लोग बोल देते हैं आवेश में आकर के कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। असलियत में तो हम अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन यह भाव नहीं है कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारा भाव यह है कि यह करना जरूरी है, यह करना चाहिए, बस बात खत्म। इससे आगे बढ़ते ही हमारी गुलामी की दहलीज शुरू होती है। अब यह काम अपन कितने दिन तक इस पवित्रता को बचाकर रखें पाएंगे, ये समय के गर्भ में है, ये हम नहीं जानते। लेकिन आपको राजमिस्त्री हो, सड़क मिस्त्री हो, मोबाइल का मिस्त्री हो, गाड़ियों का मिस्त्री हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे काम कर सकती है। जितनी गाड़ियां आपकी आज मिल रही हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां अपने आप से कंपनी के अंदर जाकर बनती है। पहले जो काम मारुति में आदमी किया करता था, अब मारुति के अंदर, यहां अशोक बैठा हुआ है, आपकी मारुति के अंदर कितने एम्प्लॉय घटा दिए उन्होंने? 95% से ज्यादा एम्प्लॉइज हट चुके हैं। और ये नरेंद्र मोदी बोल चुका है, होंडा में भी ऐसा ही हाल है। ये नरेंद्र मोदी बोल चुका है, सरेआम बोल चुका है कि 90% सरकारी और 90% प्राइवेट नौकरियां जाने वाली हैं। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो किसान गया, दुकानदार गया, नौकरी वाला गया, बचा राशन वाला कोटे से जो लेता है। अगर कोई भाई एफसीआई में काम करता है, उस भाई के पास जाइए, उससे मिलकर आइए और उससे पूछिए कि राशन वाले को आजकल राशन में क्या दे रहे हो। आपको पता चलेगा। वो बताता है हमको नहीं मालूम हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक स्प्रे आता है कि जब तक फोर्टिफाइड राइस नहीं आएगा, ये स्प्रे उनके चावलों पे छिड़कना है। और अगर आ जाएगा तो वो केमिकल वाला जो चावल है उसका ठेका मिलता है लोकल फैक्ट्री को। वो फैक्ट्री में केमिकल से, प्लास्टिक से का चावल बनता है। वो चावल खा करके वो सारे लोग कैंसर से ग्रसित होने वाले हैं। उसके लिए वो अखबारों में आज से 4 साल पहले छाप चुके हैं कि 2025 तक इस देश का 80% आदमी कैंसर से ग्रसित होगा, क्योंकि हम मिलावट वाला दूध पी रहे हैं। वो मतलब कारण कोई और बता करके कोई और बात हमको वो पहले ही बता चुके हैं।
मतलब कारण कुछ और है, असलियत कुछ और है, लेकिन ये होना तय है, ये पक्का है, यदि हमने उस गांव के उस गरीब आदमी को बचाया नहीं तो। अब आप सोचिए, उस गरीब आदमी को जिस टाइम पे किसान से तोड़ा गया था, उसके लिए मनरेगा लाया गया था। जिस आदमी को किसान 150 रुपए दिहाड़ी दे रहा था, मनरेगा में उसको 250 रुपए मिल रहा था। तो क्यों जाएगा वो किसान के पास? वहां जाएगा। एक हमारा साथी है जेएसएम के अंदर ही, मसूदपुर गांव है, डाटा और मसूदपुर, डाटा जिसने गांव ने सबसे पहले लॉकडाउन तोड़ा था, वो मसूदपुर वाले ने बताया हमारे को कि हमारे गांव में ना एक बड़ा बढ़िया रूल है कि जैसे ही, क्योंकि ये जो मनरेगा आता है ना, ये हमेशा तब आता है जब किसान को मजदूरों की जरूरत हो। मतलब जैसे ही जब मतलब फसल कटनी या बोने का टाइम आएगा, उसी टाइम पे मनरेगा आएगा। तो जैसे ही मनरेगा आता है, उसी टाइम गांव में बुनियादी होती है कि भाई मनरेगा आ गया है, मनरेगा में केवल मजदूर तब जाएंगे जब किसान के पास सरप्लस हो जाएगा, नहीं तो पहले किसान के काम करेंगे, बाद में आएंगे। तो उनके वहां आज तक किसान और मजदूर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में बचे हुए हैं। और यही कारण था कि उनका वो जमीर जिंदा होने के कारण वो एसपी के सामने भी अड़ गए कि तू बढ़ कैसे गया हमारे गाँव में। लॉकडाउन तोड़ा था ना, जो पहली बार लॉकडाउन बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन उन्हीं लोगों ने तोड़ा था, क्योंकि वो लोग संगठित थे। तो इन्होंने मजदूर के साथ में जब किसान को तोड़ दिया, तो अब मजदूर ऑलरेडी दुखी है, परेशान है, उससे उसका किसान भी दुखी है। अब अपने को बैठ के फिर से बातचीत करनी पड़ेगी, भाई थारी लड़ाई अपने आप नहीं हुई है या करवाई गई थी, योजनाबद्ध करवाई गई थी, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए करवाई गई थी। इसका भी, किसान का भी और मजदूर का भी, दोनों का करने के लिए ही ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था। कोई तबका बचा तो नहीं जिससे बताना है, के बताना है? क्यों जी, क्या बताना है, क्या कारण है? क्या हो गया? दूसरा लिया पहले, समझ गए बात? कौन सा तबका आपके सामने बैठा है उसके हिसाब से बात करो, उसकी चीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे जोड़ सकते हो वो जोड़ो, आपको मालूम पड़ जाएगा। हो जाएगा? अभी भी दिक्कत है क्या भाई? क्या बोलना है? हाँ जी, देखो, जब तक बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। शुरू तो करिए एक बारी, जो दिक्कतें आएंगी उसको हम मिल बांट कर सारे के सारे दूर कर लेंगे। लेकिन अब सुनिए अपनी अगली योजना। अब अगली योजना बताने से पहले ये करना पड़ेगा बंद, और सारे मोबाइल कर दो बंद, कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं।